हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराजिंग एकेडमी में। और ये हमारा क्लास 10th की मैथमेटिक्स का 32वां लेक्चर होने वाला है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बताया था। किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके बड़ी आसानी से उसका हल निकाल सकते हैं। अब मैं आज आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से ही रिलेटेड, मतलब कि किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियों से रिलेटेड, उससे रिलेटेड एक मज़ेदार सी चीज़ बताने वाला हूँ। आपने देखा ग्राफ विधि से जब हम हल कर रहे थे तो हम ग्राफ बनाकर आसानी से पता लगा रहे थे कि किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का एक हल मिलेगा या अनंत हल मिलेंगे या फिर एक भी हल नहीं मिलेगा, है ना। हम लोगों ने ग्राफ से ये चीज़ देखी थी। अब अगर आप लोगों को कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे ना तो समीकरण को हल करना पड़े ना तो उसका ग्राफ बनाना पड़े, आप देखते ही उसको बता दें कि इस समीकरण युग्म के कितने हल मिल रहे हैं, एक हल मिल रहा है, अनंत हल मिल रहा है या एक भी हल नहीं मिल रहे हैं, तो कितना मजा आएगा ना। तो इस लेक्चर में हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम लोग चलते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में 3-4 एग्जाम्पल ऐसे किए हैं जिसमें या तो एक सॉल्यूशन मिल रहा है या तो अनंत सॉल्यूशन मिल रहे हैं या तो एक भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं। तो मैं 3 क्वेश्चन इस टाइप को उठा लेता हूं और उन तीनों क्वेश्चंस में से ऑब्जर्व करके आपके लिए एक सुंदर सा फॉर्मूला तैयार करूंगा। ओके, तो बने रहिए लेक्चर पे और चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, 3 एग्जाम्पल्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। ये तीनों एग्जाम्पल्स आपके जाने पहचाने हैं। मैंने सबसे पहले इसे कराया था, फिर ये वाला, और फिर अभी पिछले लेक्चर में ही ये वाला करवाया है। तो हम इन तीनों एग्जाम्पल्स में से हम लोग इनको कर ही चुके हैं, तो इनका सॉल्यूशन पता है हमें। ये जो फर्स्ट वाला है इसमें एक सॉल्यूशन मिल रहा था, इसका एक हल मिल रहा था, और इसका ग्राफ क्या कर रहा था, प्रतिच्छेद कर रहे थे ना दोनों। इसमें ये हमारे पास कंडीशन थी। ओके, सेकंड वाले में हमें एक भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था और इसके दोनों ग्राफ कैसे थे, समांतर थे। तो एक भी हल नहीं और समांतर ग्राफ थे, इसमें ये कंडीशन थी। और लास्ट वाले में अनंत हल मिल रहे थे और ग्राफ कैसे थे, समपाती। अनंत, ये अनंत ऐसे थोड़ी लिखा जाता है। ओके, मैं ये सांकेतिक भाषा में लिख रहा हूं, पूरा एक एक चीज नहीं लिख रहा हूं, तो आप लोग समझ गए होंगे। ओके, अब हम इन सभी समीकरणों को एक एक करके उठाकर देखेंगे और इनमें जो कोफिशिएंट्स हैं, जो गुणांक हैं, x का गुणांक, y का गुणांक और अचर पद, इनमें हमें एक रिलेशन ढूंढना है। ओके, तो इस समीकरण युग्म की मान लो ये समीकरण युग्म क्या है, इसको फर्स्ट समीकरण युग्म नाम दे देते हैं। ओके, मैं नहीं लिखता हूँ क्योंकि A1 तो लिखा हुआ है। ओके, चलो, दिए गए, ब्लैक पेन यूज करते हैं, ज्यादा सही रहेगा। दिए गए समीकरण युग्म की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर हमें पता है कि कोई भी समीकरण युग्म का अगर हम जनरल फॉर्म लिखें तो इस तरह का होता है। अब हमारे पास ये दिया हुआ है, तो इस समीकरण युग्म की तुलना हम अपने स्टैंडर्ड जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है उससे करते हैं। देखो, पहले समीकरण की तुलना पहले समीकरण से करो। x सेम है, a1 बराबर क्या है यहाँ पे 1, a1 बराबर 1 हो गया। b1 बराबर क्या है, यहां भी 1 है। c1 बराबर क्या है, -7, ये मिल गया। इसी तरह a2 बराबर, अब ये नीचे वाला समीकरण और ये नीचे वाले समीकरण की तुलना करनी है, तो
A2 बराबर भी 1 आ गया, B2 बराबर क्या आ गया माइनस का 1, और C2 बराबर क्या आ गया माइनस का 3। ये तीन चीजें तुम्हें पता चल गई। अब हमें अनुपात निकालना है, A1 बटे A2 निकालना है, B1 बटे B2 निकालना है, C1 बटे C2 निकालना है। ओके, तो एक एक करके निकालते हैं। अब A1 बटे A2 ये किसके बराबर होएगा, A1 बटे A2 बराबर 1/1, मतलब कि 1 के बराबर, पहली चीज। दूसरी चीज B1 बटे B2 निकालना है, 1/-1, 1/-1, ये किसके बराबर है -1 के। सर अब क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ये सब, धीरज रखो, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ओके, और फाइनली C1/C2 निकालना है, -7/-3, ये किसके बराबर है 7/3। तो देखो यहाँ पे A1/A2 1 आया, B1/B2 -1 आया, C1/C2 7/3 आया। ये तीनों चीजें एक दूसरे से अलग है ना। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 एंड इट्स ऑल्सो नॉट इक्वल टू C1/C2। ये जो तीनों अनुपात हमने कैलकुलेट किए, ये तीनों बराबर नहीं है। अब आप लोग यहाँ से ये देखें, जब भी हमें किसी समीकरण युग्म का एक सॉल्यूशन मिलेगा, उसके दोनों ग्राफ प्रतिच्छेद करेंगे, तब हमें ऐसी कंडीशन मिलेगी। हम लोग कोफिशिएंट्स का जो रेशियो देखेंगे, गुणांकों का अनुपात, वो कभी भी बराबर नहीं रहेगा। A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों एक दूसरे के बराबर कभी भी नहीं रहेंगे, है ना। ओके, अब इसमें पहुंचते हैं हम लोग। वापस से इसकी तुलना करते हैं। दिए गए समीकरण की तुलना किससे करनी है, सबको पता है, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। ओके, तुलना कर दो। A1 बराबर क्या मिलेगा 1, B1 बराबर क्या मिलेगा 2, C1 बराबर क्या मिलेगा -4। अब आप लोग ये देख के बता सकते हैं कि ये कैसे मिल रहा है मुझे। इसी तरह A2 बराबर क्या मिलेगा, ये A2 है, ओके मिटा दे रहे हैं। A2 बराबर अपना है 2, और B2 बराबर है क्या 4, और C2 बराबर क्या है -12। चलो वापस से हम लोग वही करेंगे, अनुपात निकालेंगे। अब A1 बटे A2 जब करेंगे, देखो A1 क्या है 1, A2 क्या है 2, तो अनुपात अपने पास ये आया 1/2। ओके, कॉमा B1 बटे B2 जब करेंगे तो क्या आएगा, B1 है 2, B2 है 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। ओके, आगे देखते हैं, C1 को भी निकाल लेते हैं। C1/C2 ये क्या आएगा, -4/-12, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, मतलब 1/3। तो आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जब हमने पहले दो अनुपात निकाले तो वो दोनों तो बराबर आ गए, लेकिन तीसरा अनुपात अलग आ गया। तो यहाँ से क्या पता चला, जब हमें समीकरण के एक को हल नहीं मिलेंगे, एक भी हल नहीं मिलेंगे, तो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 हो जाएगा, परंतु C1 बटे C2 इन दोनों में से किसी के बराबर नहीं होगा, है ना। तो इससे हमें क्या पता चला, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर दूं। ओके, A1 बटे A2 ये बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन ये दोनों नहीं बराबर हैं किसके, C1 बटे C2 के। ये हमें मिल गया, है ना। लास्ट वाले पे चलते हैं, वापस से तुलना करा दो। दिए गए अब समीकरण रैखिक है, ये तो बनी बात है ना, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं। समीकरण युग्म की तुलना किससे कराएंगे तुलना हम लोग, वही A1x प्लस
b1 सॉरी b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ओके, तुलना कर दिया हम लोग, क्या पता चला, a1 बराबर 2 है, b1 बराबर -4 है, c1 बराबर -8 है, a2 बराबर 4 है, b2 बराबर -8 है और c2 बराबर -16 है। पता चल गया। चलो हम लोग इनका रेशियो निकाल लेते हैं। अब रेशियो निकालोगे तो a1 बटे a2 क्या आएगा, 2/4 है ना, 2 1 2, 2 2 4, मतलब 1/2, 1/2 आ गया a1/a2। अब चलो b1/b2 निकालो, -4 अपॉन -8, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 4, 4 2 8, मतलब 1/2। अब सब लोग को पता ही चल गया होगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे तीनों रेशियो बराबर हो जाएंगे, है ना। c1/c2 इज इक्वल टू -8 अपॉन -16, माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 8, 8 2 16, तो मतलब कि 1/2 ये भी आ गया। तो क्या पता चला हमें, जब भी दोनों रेखाएं एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगी, हमें अनंत सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तब तीनों रेशियो ये जो है बराबर हो जाएंगे, है ना। तो इससे क्या पता चला, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ले भैया, कितनी अच्छी बात निकल के आ गई हमें यहाँ। अब यदि एक सॉल्यूशन था तो बराबर नहीं आए, तो अगर हम इसका उल्टा देखें, यदि ये हम रेशियो निकालें और बराबर नहीं आए तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ एक सॉल्यूशन, है ना। यदि हमने रेशियो निकाला, a1 a2 और b1 b2 का रेशियो बराबर आ गया, लेकिन c1 c2 का रेशियो बराबर नहीं आया, तो इससे क्या पता चला, एक भी हल नहीं मिलेगा और रेखाओं के जो ग्राफ होंगे वो समांतर होंगे। नेक्स्ट, अगर हमने रेशियो निकाला, कंपेयर करके इसकी और इसकी तुलना करके रेशियो तीनों बराबर आ गए, तब हमें क्या मिलेंगे, अनंत सॉल्यूशन मिलेंगे और जो दोनों ग्राफ हैं वो एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे, है ना। अब इस सारे डाटा की मैं एक टेबल बना दूं मस्त सी, जिसमें हम लोग ग्राफिकल वाला भी अपना लिख दें और ये अलजेब्राइकल वाला भी लिख दें, तो बहुत मजा आ जाएगी। ठीक है, तो मैं एक टेबल जल्दी से बना लेता हूं और उस टेबल को आप लोग नोट कर लीजिएगा। टेबल मैंने बना दी है, एक बार आपको पढ़ा देता हूं, बता देता हूं क्या है। अगर हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म ये है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 फर्स्ट, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 सेकेंड, तो ये जो अनुपात है a1/a2, b1/b2, c1/c2, इन अनुपातों में क्या संबंध है उसको लेकर हम रिजल्ट निकालेंगे, है ना। पहली चीज, अगर तीनों अनुपात अलग अलग हैं, अब यहाँ पे एक कंडीशन और भी हो सकती है कि ये दोनों अलग अलग हैं और ये बराबर हो गया किसी एक की, c1/c2 चाहे फर्स्ट वाले के बराबर हो जाए, c1/c2 चाहे सेकंड वाले के बराबर हो जाए, तो भी सेम रिजल्ट आएगा। बस a1/a2, b1/b2 ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, है ना। जब तक कि ये दोनों बराबर नहीं है तब तक दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। अब ग्राफ में जब हमने देखा था तो ग्राफ में दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग थी, तो ये ग्राफ वाला लिखा हुआ है। अगर प्रतिच्छेद करती है तो एक हल मिलेगा, ये बीजगणितीय निरूपण है। ओके, सेकंड पे आते हैं। अब ये दोनों बराबर हो गए, a1/a2 और b1/b2 बराबर हो गए, लेकिन जो c1/c2 है वो ना तो इसके बराबर है और ये ना तो इसके बराबर है, तब हमारे पास दोनों रेखाएं समांतर मिलेंगी और उन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं मिलेगा। ओके, थर्ड पॉइंट में तीनों रेशियो बराबर हो जाएंगे। इस केस में दोनों लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएंगी, संपाती रेखाएं मिलेंगी और अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब कि अनंत हल हमको मिलते रहेंगे, है ना। तो ये पूरा डाटा था जो हमने अभी 3 एग्जाम्पल्स को आप लोगों को बोर्ड पे लिख के समझाया, निकाला। तो इस टेबल को आप लोग बना लीजिए और इसे मेमोराइज कर लीजिए। अब इसके बाद मैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 1-2 एग्जाम्पल कराने ओके, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है और एक एग्जाम्पल के अंदर 3 एग्जाम्पल बना दिए हैं। इन्हीं 3 एग्जाम्पल में अपना सारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। ओके, चलो फर्स्ट एग्जाम्पल उठाते हैं। ये कहता क्या है वैसे, अनुपातों की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है।
संगत का मतलब उसका हल जो है मिल रहा है, असंगत का मतलब हल नहीं मिल रहा है, तो यही देखना है हमें। ओके, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इसकी तुलना वही करेंगे, दिए गए समीकरण युग्म की तुलना किससे करनी है हमें? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। कर दो तुलना भैया, क्या मिलता है? a1 बराबर 3, b1 बराबर 2, c1 बराबर -5। इसी तरह a2 बराबर 2, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -5। तीनों मिल गए। अब अनुपात निकाल लेते हैं आराम से। अतः क्या क्या, a1 बटे a2 क्या आएगा? 3/2, b1 बटे b2 ये क्या आएगा? 2/-3 है ना, 2/-3 मतलब का -2/3 ये आ गया। इसी तरह यहाँ पे कॉमा लगाते जाते हैं। c1 बटे c2 क्या आ जाएगा? -5, एक्चुअली ये 7 है, मैंने 5 लिख दिया। -5 अपॉन में -7, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5/7। तो देखो a1 बटे a2 ये आया, b1 बटे b2 ये आया, c1 बटे c2 ये आया, तीनों बराबर नहीं है ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इट्स नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो जब तीनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? एक हल मिलेगा और एक हल मिल गया तो मतलब संगत है ना। ओके, फर्स्ट वाला क्या मिल गया हमें? संगत। ये कैमरा में आ तो रहा है ना ये? ओके, आई होप आ रहा होगा क्योंकि यहाँ तक मैं लेता हूँ यूजुअली। दूसरा उठाते हैं हम लोग, इसकी भी तुलना कर डालते हैं फटाक से। अब बार बार यही चीज़ मैं नहीं लिखूंगा, यही रिपीट ही तो करना है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ से देख रहा हूँ a1 बराबर क्या आएगा? 4/3, b1 बराबर क्या आएगा? 2 और c1 बराबर -8। ओके, b1 बराबर a2 बराबर क्या आएगा? 2, b2 बराबर 3, c2 बराबर -12। ओके, अनुपात निकालो। a1 बटे a2 ये किसके बराबर आ जाएगा? 4/3 और अपॉन का 2 सिंगल है तो इसके बटे में 1 लिख के यहाँ पे हम लिख देंगे ऐसे। अब ये 4 पद बन गए तो सबसे नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर, बीच वाले का गुणा बीच में। तो 1 का गुणा 4 से होगा तो 4 आ गया, 2 का गुणा 3 से हुआ तो 6 आ गया। अब इसको काटो, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 मतलब 2/3। तो हमें यहाँ से a1 बटे a2 क्या मिल गया? 2/3, कॉमा। अब b1 बटे b2 निकालो, b1 बटे b2 ये क्या आएगा? अब देखो यहाँ पे b1 बटे b2 2/3 साफ साफ दिख रहा है, इसमें कोई बटे बटे का झमेला ही नहीं है। तो ये 2/3 आ गया। फर्स्ट ये आ गया, सेकंड ये आ गया। अब चलो c1/c2 निकाल लेते हैं। c1/c2 -8 बटे -12, माइनस माइनस कैंसिल, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 बराबर 2/3। अब ध्यान से देखो यहाँ पे a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 तीनों बराबर हो गए है ना। a1 बटे a2 ये बराबर है c1 बटे b1 बटे b2 और ये बराबर है c1 बटे c2 के, ये तीनों बराबर हैं। अतः दोनों रेखाओं का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? समपाती है ना। अतः
समीकरणों के ग्राफ कैसे हैं? ओवरलैपिंग है, संपाती है। संपाती है तो अपरिमित रूप से अनंत सॉल्यूशन है ना, अपरिमित रूप से अनंत हल। अब अनंत हल मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ? अतः समीकरण युग्म कैसा है? संगत है भाई साहब, है ना। हमने दोनों इक्वेशंस को, दोनों एग्जाम्पल्स को आसानी से सॉल्व कर लिया। चलते हैं भैया तीसरे पे, थर्ड एग्जाम्पल। इसमें भी भाई तुलना करानी है और रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के बाद बता देना है संगत है या असंगत है। देखो a1 बराबर क्या आ रहा है? 6, b1 बराबर आ रहा है -3, c1 बराबर आ रहा है 10, a2 बराबर 2, b2 बराबर -1, c2 बराबर 9। ओके, चलो a1 बटे a2 क्या आ जाएगा? 6/2, 2 1 कम 2, 2 3 6, मतलब कि ये इसे इंप्लाई करेगा a1 बटे a2 बराबर 3, ये आ गया, कॉमा b1 बटे b2 बराबर क्या आ जाएगा? -3 बटे -1, है ना, माइनस से माइनस कैंसिल, ये कितना आ गया? 3। a1 बटे a2 बराबर 3, b1 बटे b2 बराबर भी 3, कॉमा c1 बटे c2 बराबर क्या आ गया? 10/9। अब ये आगे तो कटना है नहीं, है ना, तो हम देख रहे हैं a1 बटे a2, b1 बटे b2 दोनों बराबर हो गए, जबकि c1 बटे c2 ना तो इसके बराबर है ना तो इसके बराबर है। तो यहाँ से क्या पता चला? a1 बटे a2 ये तो बराबर है b1 बटे b2 के, बट दीज बोथ आर नॉट इक्वल टू c1/c2। अतः समीकरणों के ग्राफ कैसे हैं? समांतर हैं, और समांतर हैं तो एक भी हल नहीं मिलेगा। एक भी हल नहीं मिला, इसका मतलब अतः दिया गया समीकरण युग्म कैसा है? असंगत, है ना। ये असंगत, ये संगत और ये भी संगत, है ना। आराम से हम लोगों ने कर लिया, ना तो ग्राफ बनाने की झंझट ना तो सॉल्व करने की झंझट। ओके, अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे जो अपनी प्रतिस्थापन विधि से रिलेटेड हैं, लेकिन उन एग्जाम्पल्स को करने के लिए आपको पिछला नॉलेज और अपने दिमाग का थोड़ा जोर भी देना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं जो थोड़े से चैलेंजिंग होने वाले हैं। ओके, जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन उठाया है वो है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.3 से, और क्वेश्चन नंबर है दूसरे का चौथा। आपकी एनसीईआरटी चलती होगी मोस्टली, तो उसमें देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं हम लोग। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। इस लाइन का मतलब ये है कि एक शहर है जहाँ पे टैक्सी चलती है। अगर आपने टैक्सी हायर की तो हायर करने के लिए पहले आपको पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद आपने जितनी दूर उसमें सफ़र किया उसके अलग पैसे देने पड़ेंगे। समझ आई ये बात? मान लो आपने किसी टैक्सी वाले को चलने के लिए कहीं बोला, तो सबसे पहले उसको आपको मान लो 500 रुपये देने पड़ेंगे। उन 500 के अलावा अगर आपने 5 किलोमीटर सफ़र और तय किया तो उस 5 किलोमीटर का किराया अलग से देना पड़ेगा। इस तरह की सिचुएशन है। बड़ा ही अजीबोगरीब शहर है यार। ओके, इसके बाद क्या कहता है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा अगर 150 है, 15 किलोमीटर के लिए अगर भाड़ा 155 है, तो वो जो एक्स्ट्रा भाड़ा ले रहा है, मतलब नियत भाड़ा
हायर करते वक्त सबसे पहले ही जो ले रहा है वो निकालना है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये निकालना है। अगर कोई इंसान 25 किलोमीटर तक सफ़र करना चाहे तो उसे कितना पैसा देना पड़ेगा। ओके चलो सॉल्यूशन। सबसे पहले नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा दो चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है, लिख लेते हैं। मान लिया नियत भाड़ा बराबर x रुपए, हिंदी में ऐसे लिखा जाता है रुपए x, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है वो रुपए y। ओके, अब फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है प्रश्न के अनुसार, क्या कह रहा है 10 किलोमीटर चलने के लिए भाड़ा 150 है। तो अगर कोई इंसान 10 किलोमीटर जाएगा, पहले तो वो x रुपए देगा, फिर 10 किलोमीटर पे कितना ये बना, कितना प्रति किलोमीटर बना वो देगा, है ना। तो x उसका पहले का पे हो गया, और अगर 1 किलोमीटर में y रुपए लग रहा है तो 10 किलोमीटर में 10 गुणे y रुपए लगेगा, और ये किसके बराबर है 105 के बराबर। एक समीकरण अपना ये बन गया। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, तथा x प्लस इसी तरह ये भी हो जाएगा 15y बराबर 155। देखो दो रैखिक समीकरण मिल गए, है ना, ये भी रैखिक है ये भी रैखिक है, सॉल्व करते हैं। ओके समीकरण 1 समीकरण 2 अपने पास है, हम लोग 1 से x का मान निकालते हैं। चलो समीकरण 1 से x बराबर क्या हो जाएगा 105 और माइनस में 10y, है ना। इसको रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 में x का मान रख देते हैं। चलो रखने पर उठा के रखो समीकरण 2 में, तो ये क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस का 15y बराबर का 155। y इधर ही रखो और अचर पद उधर ले जाओ तो क्या बनेगा 15y में से 10y चले गए तो ये 5y बचेगा, और 155 माइनस 105 हो जाएगा। ओके तो y बराबर क्या हो जाएगा 155 में से 105 घटाओगे तो कितना आएगा 50, और 5 बटे में आ जाएगा, तो मतलब कि y बराबर 10, इतना रुपए उसे लग रहा है प्रति किलोमीटर। 1 किलोमीटर का 10 रुपए चार्ज कर रहा है। अब y बराबर 10 आ गया तो इसको उठा के हम लोग रख देते हैं किसी भी एक समीकरण में, तो हमें x का मान आ जाएगा। ओके समीकरण 1 में y बराबर 10 रखने पर ओके रख देते हैं 10, तो x प्लस 10 ऑलरेडी है, y बराबर 10 भी रख दिया बराबर 105। तो x बराबर क्या हो जाएगा 105, और 10 का 10 में गुणा होगा तो 100। तो इससे क्या पता चला x बराबर 5 रुपए। चलो 5 ही ले रहे हैं, अच्छी बात है। टैक्सी हायर करने के लिए 5 रुपए पहले देने पड़ेंगे, फिर जितने किलोमीटर चलोगे उतने 10 रुपए प्रति किलोमीटर देने पड़ेंगे, ये हमें पता चल गया। अब आगे क्या कह रहा है, आगे फर्दर इंग्लिश में लिखते हैं। चलो 25 किलोमीटर जाना है, तो अगर उसे 25 किलोमीटर जाना है तो सबसे पहले 5 तो उसे देने पड़ेंगे हायर करने के लिए, है ना। उसके बाद हर एक किलोमीटर का 10 रुपए और देना पड़ेगा। 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा क्या रहेगा, पहले तो उसे 5 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ओके, प्लस 25 किलोमीटर में 10 रुपए के दर से और पैसे देने पड़ेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 25 गुणे 10, तो 5 प्लस 25 दहम 250, तो ये हो जाएगा टोटल 255 रुपए। इसका आंसर आ गया
एक ये वाला आंसर है, ये और ये दोनों आंसर है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हम लोग कर सकते हैं रैखिक समीकरण बना के, है ना। तो फटक से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म कर देंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना जो है वो फ्रैक्शन से रिलेटेड है, भिन्न से रिलेटेड है। क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ा जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और अगर अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, तो भिन्न क्या होगी, है ना। इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाता हूँ, एकदम धीरे से आराम से सुनते जाइएगा। कोई भी भिन्न हो उसमें एक अंश होता है, एक हर होता है। मान लेते हैं हम लोग, माना भिन्न का अंश है मेरे पास x, इसको b से डिवाइड कर दे अगर जरूरत पड़े तो ओके, तथा हर हम मान लेते हैं y। अगर अंश x हो गया, हर y हो गया, तो भिन्न क्या हो जाएगी, मतलब कि फ्रैक्शन, अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर, हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर, तो भिन्न क्या हो जाएगी x/y। अब प्रश्न से देखो, कह रहा है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 के बराबर हो जाएगी। अंश में 2 जोड़ दिया हमने, हर में 2 जोड़ दिया हमने, तो किसके बराबर हो गई, 9/11 के। चलो इसको तिर्यक गुणा करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 11 का गुणा यहाँ पे होगा तो 11x प्लस 11 दूनी 22, और ये बराबर हो जाएगा 9 का मल्टीप्लाई y में तो 9y और प्लस 9 2 18, तो ये हो जाएगा 11x, 9 को इधर लेते आओ, माइनस का 9y, और ये बराबर हो जाएगा माइनस का 22 प्लस का 18, मतलब कि माइनस का 4। समीकरण नंबर हमारे पास आ गया 1। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें तो 5/6 हो जाएगी। पुनः अंश में हमने जोड़ दिया 3, हर में हमने जोड़ दिया 3, तो ये बन गई 5/6। चलो भैया वापस से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 का गुणा करोगे तो 6x प्लस 6 तिया 18 बराबर 5 का गुणा करोगे तो 5y प्लस 5 तिया 15, ये आ गया। अचर राशियों को एक तरफ, चर राशियों को एक तरफ, तो 5y को इधर लाएंगे, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 18 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 18 और प्लस का 15 मतलब कि माइनस का 3। समीकरण नंबर 2। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, वही अपना तरीका, एक में से किसी एक अचर की, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, उसको उठा के दूसरे में रख दो। तो समीकरण 1 ही हम लोग उठाते हैं, तो उसी को उठाते हैं। चलो सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से निकाल लो, चाहे x की निकाल लो चाहे y की निकाल लो, मैं x की निकालता हूँ। x के निकालने के लिए 11x एक तरफ रहेगा, 9y को उधर भेज देंगे, तो ये 9y माइनस का 4 हो जाएगा, है ना। ओके, तो x बराबर यहाँ से मिल जाएगा 9y माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 11, x बराबर इतना आ गया। अब इस x के मान को हम समीकरण 2 में पुट कर देते हैं, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, चलो क्या देगी समीकरण 2 हमें, 6 और x की जगह 9y माइनस का 4 और बटे में 11 और माइनस का 5y वैसे ही रहेगा और बराबर का -3 वैसे ही रहेगा। ओके, अब देखो सिंप्लीफाई करो, 11 का मल्टीप्लाई इधर होगा, मतलब ये अगर इसको 1 ले ले तो 11 का मल्टीप्लाई इधर होगा, सब पूरे के बटे में 11 आएगा, पहली बात। 11 का मल्टीप्लाई इधर होगा और 6 का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, तो 6 का मल्टीप्लाई जब 9y में होगा तो 6 9 जा 54y माइनस 6 4 जा 24, यही है ना। ओके, और माइनस में 11 का मल्टीप्लाई 5y में होगा तो 11 5 55y और बराबर का -3 वैसे ही। अब हम लोग इस 11 को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा,
54y यहाँ है, माइनस का 55y यहाँ है, तो आंसर कितना आएगा? माइनस का y, है ना। 55 में से 54 घट जाएंगे, लेकिन साइन रहेगा बड़े वाले नंबर का। माइनस का y आ गया, माइनस का 24 वैसे उतर आ जाएगा, बराबर 11 का गुणा -3 में होगा तो माइनस का 33। ओके, y का मान निकालना है तो y को इधर ही रखो, 24 को उधर भेज दो, ये क्या हो जाएगा? -33 प्लस का 24। ओके, तो माइनस का y बराबर क्या आ जाएगा? 33 में से 24 घटा के माइनस शुरू में लगा देंगे, है ना। तो 13 में से 4 गए 9 4 13। अब माइनस y बराबर -9 है, तो इसका मतलब y बराबर क्या हो जाएगा? 9। दोनों पक्षों में अगर हम माइनस का गुणा कर दें तो y बराबर 9 आसानी से आ जाएगा। ओके, अब y बराबर 9 इक्वेशन 2 में चाहे इक्वेशन 1 में रख दो, 2 में छोटे छोटे अचर हैं तो इसी में रख देते हैं। समीकरण 2 में y बराबर 9 रखने पर हमें हर मिल गया है, अब अंश निकालना है। तो 6x वैसे ही रहेगा, -5 गुणे 9 हो जाएगा और बराबर का -3। तो 6x बराबर 5 9 जा 45, उधर जाके प्लस में हो जाएगा -3। तो x बराबर 45 में से 3 घटाओ तो क्या आएगा? 42 और बटे में 6। तो इसका मतलब x बराबर 7 है ना, 6 कम 6 6 7 42। तो हमें जो न्यूमरेटर मिला वो 7 मिला और जो डिनोमिनेटर मिला वो 9 मिला। तो अतः भिन्न हमारे पास क्या आ जाएगी? 7/9। ये हमारा क्या आ गया? आंसर, है ना। आंसर का जांच करने के लिए कि अगर हमारे पास जो उत्तर है वो सही है या नहीं, हम लोग क्वेश्चन में देख लेते हैं। अंश और हर में 2 जोड़ो तो 9/11 हो जाना चाहिए। देखो, ऊपर 2 जोड़ा तो 9 बन गया, नीचे 2 जोड़ा तो 11, 9/11, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। अंश और हर में 3 जोड़ो तो 5/6 होने चाहिए। 7 में 3 जोड़ो 10 हो गया, 9 में 3 जोड़ो तो 12। तो 10/12 को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 2 पंचे 10, 2 छंग 12, मतलब कि 5/6। ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है ना। तो ऐसे हम लोग आसानी से इसको कर सकते हैं और कर भी लिया। तो आप लोग को अगर ऐसे क्वेश्चन दिखे तो चुटकियों में काम तमाम कर दो। ओके, अब इस लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे कल रात 8 बजे और उस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं विलोपन विधि की, जो सेकंड मेथड है किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को अलजेब्राइक मेथड से सॉल्व करना। मैं हिंदी इंग्लिश क्या मिक्स कर रहा हूँ, खैर। तो मिलते हैं हम लोग सीधे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।